तो गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क पावर एनर्जी। फिजिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि आपके फर्स्ट टर्म में भी आने वाला है। अच्छा ये बात बताइए, आपके आपके अनुमान से वर्क क्या है? क्या अगर कोई कूली वेट लेके जा रहा है, कोई सामान लेके जा रहा है, क्या वो वर्क है? या हम साइकिल चला रहे हैं वो वर्क है? तो आज हम यही सब समझेंगे बट फिजिक्स के थ्रू। सबसे पहले चैप्टर में हम वर्क की फॉर्मूला पढ़ेंगे। वर्क का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का एक्चुअली फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। जिससे हम वर्क की डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं। वर्क की डेफिनेशन भी अगर हम इसके थ्रू याद करने की कोशिश करें तो बहुत आसान है। वर्क इज सेड टू बी डन when a force moves an object through a distance of its own direction। तो यही कह रहा है, अगर कोई भी फोर्स, अगर हम पुश करते हैं, हम पुश कर रहे हैं तो हम फोर्स लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे और उसको हम आगे धकेल रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, तो हमारा एक वर्क डन हो जाता है। तो यही वर्क की डेफिनेशन भी है। वर्क का एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्यों लगाया हमने? अगर कोई ऑब्जेक्ट एक एंगल पे जा रहा है, मतलब ये हमारे प्लेन सरफेस है, यहाँ पे हमने कोई भी एक बॉल या एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से हम इसको पुश करते हैं ऊपर की तरफ, तो एक यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये एंगल होगा cos थीटा। इसलिए इस वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे cos थीटा लगाते हैं। एक्चुअल फॉर्मूला वर्क लगाने का यही है। जब वर्क ग्रेविटी के थ्रू होता है, मतलब ग्रेविटी कोई भी चीज होती है, अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है तो वो ग्रेविटी होती है। तो अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा, सेम फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। बट अब ग्रेविटी आ चुकी है तो फोर्स क्या होगा? mg। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? हाइट। तो डिस्प्लेसमेंट होगी हाइट। तो बाय अगर ग्रेविटी होता है तो फॉर्मूला mgh। अगर कोई एंगल बीच में आता है तो cos थीटा। अगर सिंपल होता है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तीन फॉर्मूले हमारे पास वर्क के होते हैं। तो गाइस आपको पहले बता देता हूं वर्क की यूनिट क्या होती है। वर्क की यूनिट होती है जाउल या जूल, जाउल, जो भी आप बोल सकते हो, वो वर्क की यूनिट होती है। और वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो वही वर्क की यूनिट ऐसे यूनिट हो जाती है न्यूटन मीटर, जिसे हम जाउल भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, अब इसको आगे डेरिवेट करते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। हाँ जी, और मीटर 100 सेंटीमीटर। इसको हमने सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया। यहां तक तो ऐसा यूनिट चल रहा था और अब हमने यहाँ पे सीजीएस यूनिट चालू कर दिया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे वर्क की यूनिट को ऐसे यूनिट में बताएं तो आप ऐसे निकालोगे। ठीक है, हम 100 को 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2 को अगर प्लस करेंगे तो 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर आता है। और डाइन सेंटीमीटर को हम लिखते हैं अर्ग।
तो हम डाइन सेंटीमीटर को अर्ग भी लिख सकते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के, तो इसको याद कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए साथ साथ। तो गाइस अभी हमने अब तक वर्क के 3 फॉर्मूले पढ़ लिए। जब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, और जब ग्रेविटी के थ्रू होता है तब हम पढ़ते हैं mgh। उसके बाद हमने पढ़ा वर्क की SI यूनिट जूल, उसके बाद हमने पढ़ा CGH यूनिट अर्क, कैसे निकालते उसकी डेरिवेशन हमने पढ़ी 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्क। इसको हमने डिराइव करा। वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। F की SI यूनिट, फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, फिर डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको CGS में कन्वर्ट किया। CGS 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन और मीटर की 10⁵2 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने इनको ऐड किया। उसके बाद आया हमारे पास 10⁻⁷ डाइन सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं अर्ग। तो हमारे पास ये डेरिवेशन हो गया जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर्स में आ सकती है, तो इसको एक बार नोट कर ले। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे वर्क जीरो कब होगा और वर्क नेगेटिव में कब जाएगा। हाँ जी, वर्क नेगेटिव में भी जाता है, तो हम अभी पढ़ते हैं। तो वर्क जो है वो इज इक्वल टू जीरो कब होगा? जब फोर्स जीरो होगी एक तो, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क का फॉर्मूला। अगर फोर्स जीरो हो जाए, मतलब हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, तो अगर कोई भी जीरो होगा तो मल्टीप्लाई करने में जीरो आएगा। हाँ जी, ये दोनों जीरो हो जाए, या और एक चीज वर्क का एक और फॉर्मूला होता है जब जिसमें cos थीटा लगता है। तो अगर cos थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे आ जाए और cos 90 होता है जीरो, अगर cos थीटा 90 डिग्री पे आ जाए। इसका एग्जांपल लेते हैं एक बड़ा इजी सा। जैसे रेलवे स्टेशन पे आप देखते हैं कूली जो है वो सबका सामान सिर पे उठा के लेके जाता है, ठीक है। बट आप कहेंगे कि वो तो वर्क कर रहा है, वो वर्क जीरो कैसे हो गया? बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो वर्क जीरो है। क्यों, कैसे? ये कूली है, अगर एक ये कूली है, इसके सर पे ये सामान है, ये आगे लेके जा रहा है सामान को, ठीक है, और इसका फोर्स कहां लग रहा है? अपवर्ड्स। तो ये डिस्प्लेसमेंट आगे हुई, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो बनेगा ना 90 डिग्री का एंगल। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे 90 डिग्री बनता है तो वर्क जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं जब वर्क जीरो होता है। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे वर्क नेगेटिव कब होगा। तो वर्क नेगेटिव कब होगा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है। जैसे आप देखते हैं, एग्जांपल ही तो समझते हैं इसको। आपने वो कार चलाई होगी जिसको आप पीछे खींचते हो पर वो जाती आगे है, उसी के मैकेनिज्म का हम यूज करेंगे। हम कार को पीछे खींचते हैं, फोर्स पीछे लगाते हैं, पर वो कार आगे जाती कहां पे है? आगे की तरफ। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उसकी अपवर्ड्स होती है। तो यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बना? तो एंगल यहाँ पे 180 डिग्री का बना। तो 180 डिग्री क्या होता है? -1। तो हो गया ना नेगेटिव। बस इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट मैच आप सब देखते हैं, अभी वर्ल्ड कप भी आया, इंडिया जीती है, तो आपने सूर्य कुमार यादव का वो कैच देखा होगा। उसने कैच कैसे किया था? जैसे बॉल आई उसने ऐसे कैच किया, डिस्प्लेसमेंट पीछे हुई, फोर्स उसने आगे लगाया, वही मैकेनिज्म है। डिस्प्लेसमेंट बॉल की पीछे हुई, फोर्स उसने आगे लगाया, तो हो गया ना 180 डिग्री का एंगल। जैसे ये एक, मान लीजिए ये सूर्य कुमार यादव है,
यहां से बॉल आ रही है, ये बॉल है, ये यहां इस तरफ आ रही है, इसने कैच करने के लिए अपने दोनों हाथ बढ़ाए आगे, तो ये ऐसे करेगा कैच। तो वही मैकेनिज्म है, पीछे डिस्प्लेसमेंट हुई, आगे फोर्स लगी, तो 180 डिग्री का एंगल बन गया ना। अगर 180 डिग्री का एंगल बन जाता है तो cos थीटा 180 डिग्री हो जाता है, जो कि -1 होता है। तो हो गया ना नेगेटिव। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे वर्क मिनिमम और मैक्सिमम कब होता है। तो वर्क या तो मिनिमम होगा, ये तो मैक्सिमम होगा, पर एक होगा कब, जब हमारे पास cos थीटा 0 डिग्री होगा, और cos थीटा और cos 0 डिग्री सबको पता है कि 1 होता है। तो मैक्सिमम कब होगा, जब वर्क 1 होगा, और मिनिमम कब होगा, जब cos थीटा क्या होगा, 0। वर्क मिनिमम तब होगा जब हमारे पास cos 90 0 होगा, और वर्क मैक्सिमम तब होगा जब हमारे पास cos 0 1 हो जाएगा। तो ये दो केसेस होते हैं जिसमें वर्क मिनिमम या मैक्सिमम होता है।